दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी स्थापित नहीं कर पाई है। इसका मतलब यह है कि अब हमारे देश में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी दैट विल बी ए कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन वाली सरकार। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न पैदा होता है, और एक शायद कहीं ना कहीं एक भय का माहौल भी है बहुत सारे लोगों के अंदर, कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन होगी। कोएलिशन सरकारें इकोनॉमी को उतनी ज्यादा बूस्ट नहीं कर पाती हैं, जनरली ऐसा लोगों का मानना रहता है। तो क्या यह कोएलिशन सरकार की वजह से अब हमारी इकोनॉमी, व्हेन आई से हमारी, आई मीन टू से हमारे देश भारत की इकोनॉमी, क्या अब नीचे जाती जाएगी? क्या इसकी स्पीड कम हो जाएगी? क्या अब हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होंगे? क्या अब हमारा देश जो है वो दुनिया के कंपैरिजन में पीछे छूट जाएगा? आज ये सारी चीजों का हम एनालिसिस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, यू वॉचिंग स्टडी क्लोज। तो चलिए, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इकोनॉमिक गवर्नेंस से शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट एज वेल कि 1991 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और तब से लेकर आज तक, 1991 से अभी तक अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि इट वाज मोदी गवर्नमेंट 1.0 एंड 2.0, जिसको एक क्लियर मेजोरिटी मिली थी। उससे पहले की जितनी भी सरकार है, 1991 से 2014 तक देख लीजिए, यू विल फाइंड कि सारी सरकारें जो बनी हैं, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, यू विल फाइंड कि ये सारी की सारी सरकारें जो हैं ये कोएलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन वाली सरकारें थी। और मोदी सरकार को जब हमारे देश के लोगों ने, हम सब ने जब एक मेजोरिटी दी, 2014 की बात है, जब एक मोदी की लहर आई और मोदी साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस समय पर कैंपेन्स के दौरान भी यह बताया जाता था, अगर आप उस समय पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे देन यू वुड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, या फिर इन जनरल अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते आए हैं, एनालिसिस जो हैं वो करते आए हैं, देन यू नो के यूपीए सरकार जो थी, यूपीए 1 एंड 2 ऑफ कोर्स, लेकिन मैं बात करूंगा यूपीए 2 की। तो यूपीए 2 जो है इट वाज अगेन ए कोएलिशन गवर्नमेंट। तो उस समय पर पॉलिसी पैरालिसिस के बारे में काफी ज्यादा बताया जाता था कि ये कोएलिशन वाली सरकार है, इसकी वजह से मनमोहन सिंह साहब तो अच्छे हैं लेकिन वो डिसीजंस नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो उस समय पर देश को ऐसा लगा कि हमें एक मेजोरिटी की सरकार चाहिए, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिसके पास 272 से ज्यादा सीट्स हों, ताकि सारे डिसीजंस जो हैं वो क्विकली ले सके, सारे डिसीजंस जो हैं वो फटाफट लेकर उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके। तो मोदी सरकार की स्थापना होती है और मोदी सरकार को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने थे, बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने थे। और कोएलिशन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें यह चीज उस समय पर देखने को मिल रही थी कि सरकार रिफॉर्म्स तो करना चाहती थी, लेकिन जब भी कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात आती थी तब कोई कहता था, कोई पार्टी जो है वो कहती थी नहीं हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कोई कहते थे कि हमें इसमें, कोई इसमें। तो इस प्रकार के इश्यूज उस समय पर काफी ज्यादा होते थे। तो इट वॉज ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मोदी गवर्नमेंट कि 1991 के बाद 2014 में उनकी सरकार जो बनी इट वॉज ए प्योर मेजोरिटी वाली सरकार, एंड 2019 वाली सरकार जो है वो भी एक मेजोरिटी वाली सरकार थी। तो मेजोरिटी वाली सरकार जो है इसने क्या क्या चीजें की, चलो ये देख लेते हैं। मोदी सरकार जो है उस पर मींस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बिजनेसेस, लोग यही चाहते थे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। व्हेन आई से इन्वेस्टर्स, दोनों लोकल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों। क्योंकि क्या होता है इकोनॉमी में, देखिए सरकार जो है वो तो पैसा इन्वेस्ट करती ही है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब सरकार के पास जो भी पैसे हैं, ये पैसे सरकार जब इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है, फॉर एग्जांपल सरकार ने नए रोड्स बनाए, सरकार ने पावर प्लांट्स बनाए, राइट, सरकार नए शहर जो है उनका निर्माण कर रही है, स्मार्ट सिटीज बना रही है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको लगेगा कि नहीं सरकार बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रही है, सरकार अगर लाखों करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, दैट मीन्स कि सरकार चाहती है कि हम भी पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन कंसिस्टेंटली 2014 मींस जब यूपीए की सरकार थी उस समय पर भी यह बताया जाता था कि इकोनॉमी जो है हमारे देश की उसको बूस्टअप करने के लिए इसको प्लेन के साथ, एरोप्लेन जो है उसके साथ कंपेयर किया जाता था। कहते हैं एरोप्लेन, जो बड़ा एरोप्लेन होता है उसमें 2 बड़े इंजन होते हैं, राइट। तो अगर इस एरोप्लेन को मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करना है तो दोनों इंजन जो है वो
अपनी फुल कैपेसिटी में काम करेंगे तभी वो ट्रैवल कर पाएगा। तो इकोनॉमी जो है उसको अगर 8%, 10% या फिर डबल डिजिट का ग्रोथ हर साल चाहिए, तो कैपेक्स के साथ साथ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वी नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल। और जो वीकनेसेस थी, जो भी इकोनॉमी में कमजोरियां थी, वो एक मेजोरिटी की सरकार को ये सारी वीकनेसेस हटानी थी। तो मोदी सरकार जो है, ये पॉलिसी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये एक बड़े पिलर्स थे उनके 2014 में, 2019 में, कि ये सारे बदलाव हम करेंगे। देखिए, आज की ये जो डिस्कशन है, इट इज नॉट अबाउट के मोदी सरकार की खामियां या फिर मनमोहन सिंह सरकार की खामियां। नो, हम प्योरली ये देख रहे हैं कि क्या कोएलिशन गवर्नमेंट अब जो बनेगी, क्या अब यही होगा कि हमारे देश में डिसीजंस नहीं ले जाएंगे? क्या कोएलिशन गवर्नमेंट हमेशा फेल रहती है? इकोनॉमी पर इसकी क्या इंपैक्ट होती है? इसका आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एंड वी आर नॉट विथ एनी पर्टिकुलर सरकार और एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। प्योर एनालिसिस, प्योर एजुकेशन, यही पूरी कोशिश है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि किसी एक पक्ष के बारे में बात हो रही है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल रियलाइज कि ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। ओके, तो आई एम नॉट सेइंग कि सरकार ने कोशिश नहीं की। मोदी सरकार ने डेफिनेटली कोशिश की, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन है वो उतना नहीं हो पाया। जो रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशन थी, जो रिफॉर्म्स की बातें बताई जा रही थी, ग्रास रूट लेवल पर उतने बड़े चेंजेस जो हैं वो मेजोरिटी वाली सरकार भी नहीं कर पाई। कुछ कोशिशें की, फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन। अब देखिए, डीमोनेटाइजेशन वाला जो डिसीजन था ना मोदी सरकार का, वो कोई कोएलिशन गवर्नमेंट ले ही नहीं सकती, वो मेजोरिटी सरकार ही ले सकती थी। और डीमोनेटाइजेशन जब क्रिएट किया गया, ना, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी बिट पेनफुल, मैं यहां पर कुछ ऐसा शब्द कहूंगा तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। सरकार का जो इरादा था वो थोड़ा राइट डायरेक्शन में था, ब्लैक मनी को खत्म करना। और ब्लैक मनी जो है, आई स्टिल रिमेंबर 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो जो पहले स्टेप्स उन्होंने लिए, आई थिंक फर्स्ट डे पर या फिर सेकंड डे पर उन्होंने जो पहली चीज की, दैट वाज अबाउट ब्लैक मनी, कि ब्लैक मनी को खत्म करना। उस समय पर एक बहुत बड़ी आशा की किरण थी। तो फिर धीरे धीरे यही जो वेव चल रही थी, तो इसी वेव के सर्कल में मोदी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उससे ज्यादा डिजास्टर्स क्रिएट हुए। और जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनको लगने लगा कि यहां पर मेजोरिटी सरकार जो है, जिससे ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स करेंगे, यहां पर तो एक अनसर्टेनिटी है कि यहां पर तो ये सरकार कोई भी डिसीजन लेकर आएगी, आज कुछ चल रहा है तो कल कुछ और हो सकता है। तो इस चीज की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं, तो वो थोड़े ज्यादा कोशियस हो गए। और डीमोनेटाइजेशन के दौरान लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई। इसी के साथ जिनके पास ब्लैक मनी थी, तो उनके पास फिर से ब्लैक मनी आ गई, उनके पैसे जो है वो बैंक में गए, बैंक में से वापस आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। अगर कोएलिशन सरकार होती तो मुझे लगता है उस समय पर जो भी प्राइम मिनिस्टर, मोदी साहब भी होते, अगर प्राइम मिनिस्टर कोएलिशन सरकार होती तो शायद उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता। लेकिन क्योंकि इट वाज ए मेजोरिटी गवर्नमेंट, तो फिर ये चीज जो है वो फिर उतनी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ हिज करियर इंपैक्ट नहीं हुई। सरकार ने डेफिनेटली जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म। 1991 के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म है तो दैट इज जीएसटी। इनफैक्ट हमारे देश, जब देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक सबसे बड़े रिफॉर्म्स की बात करें तो डेफिनेटली जीएसटी विल बी इन टॉप 3। लेकिन जीएसटी का इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे इरादे से किया गया, लेकिन आज सब जानते हैं जीएसटी में कितना घोटाला होता है, करप्शन कितना है, फेक बिल्स बनाए जाते हैं, फेक क्लेम्स किए जाते हैं सरकार से, और एक पूरा बिजनेस चल रहा है इसका। और इसमें बहुत सारे ऐसे जो 2 नंबर के धंधे करने वाले लोग हैं वो करोड़ोंपति बन गए, अरबोंपति बन गए, बहुत पैसे जो है वो लूट लिए देश के। तो इस चीज में सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पाई। ये सारी चीजें जो है वो जनता जानती है, तो इस चीज को लेकर भी लोग जो है वो काफी परेशान थे। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसका भी कोई इतना खास इंपैक्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। बैंक से लोन ले ली और फिर बैंक को चूना लगा दिया। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और जो इसमें डेट्स तय की गई थी ये कोड में कि इतने दिनों के अंदर ये हो जाना चाहिए, इतने दिनों के अंदर ये हो जाना, ये कुछ नहीं हुआ। राइट, केसेस जो है वो चलते ही गए। तो इट वॉज अगेन मीन्स चीजें अच्छी इंट्रोड्यूस की, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है, रिजल्ट जो है वो क्रिएट नहीं हुए। और लैंड एक्विजिशन में भी ऐसा हुआ। मोदी सरकार फेल्ड इन ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स व्हेन इट कम्स टू लैंड एक्विजिशन। यूपीए सरकार जो है, इस पर काफी सारे इल्जाम लगते थे लैंड एक्विजिशन को लेकर। वही चीज जो है वो मोदी गवर्नमेंट भी इसमें फेल रही। फार्म रिफॉर्म्स की बात करें, जो 3 लॉज सरकार लेकर आई, मुझे उस समय पर बहुत सारे लोग पूछते थे कि
मीन्स ये फार्म लॉज है क्या, व्हाट डू यू नो अबाउट फार्म लॉज, मीन्स ये क्या अच्छे हैं बुरे हैं। तो मैं उनको कहता था ये अच्छे हैं बुरे हैं ये आपको मुझे नहीं, मीन्स सरकार को ये चीज बतानी चाहिए। सभी लोगों को फार्म लॉज में क्या क्या चीजें सरकार करना चाहती है वो बताने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में ये जो 3 फार्म लॉज थे, मीन्स उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेजोरिटी लोगों ने जिस चीज को मिस कर दिया, दैट इज इट इज नॉट के फार्म लॉज पर डिस्कशन नहीं हुई पार्लियामेंट में। जहां तक मुझे पता है, मीन्स इट्स बिट ओल्ड, लेकिन कुछ 3-4 मीन्स 10 मिनट से ज्यादा इस पर बातचीत नहीं हुई थी। एक ऐसा कानून, कुछ ऐसे लॉज जो हमारे देश की 50% पॉपुलेशन को इंपैक्ट करने वाली चीजें, इस पर सरकार ने 10 मिनट भी डिस्कशन नहीं की। और फिर क्या हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ और फिर फाइनली सरकार को ये जो फार्म रिफॉर्म्स हैं, इनको जो लॉज लेकर आई थी सरकार, इसको रिपील करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो ग्रास रूट लेवल से कनेक्शन जो है वो धीरे धीरे टूटने लगा। तो अभी तक की हमारी डिस्कशन से ये चीज तो हमें पता चल गई कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी की सरकार होगी तभी आप देश में बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर पाएंगे। अब कोएलिशन सरकारें जो रही हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया ना कि 1991 से 2014 तक कोएलिशन की सरकारें रही। तो देखते हैं उसमें क्या क्या हुआ। पीवी नरसिम्हा राव साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी जो सरकार थी, इट वाज ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। और यही माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने हमारे देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इतिहास में एक सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया है, या फिर सबसे बड़े डिसीजंस में से एक जो डिसीजन लिया है, दैट इज एलपीजी, नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये रिफॉर्म्स पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने ही ये डिसीजन लिया था और हमारे देश की जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए ओपन कर दिया। फिर इसी सरकार के दौरान भारत जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है। फिर एक सरकार आती है देवेगौड़ा सरकार। तो गौड़ा साहब की जो सरकार थी उस समय पर पी चिदम्बरम साहब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने एक ड्रीम बजट को इंट्रोड्यूस किया था। इसको ड्रीम बजट कहते हैं। ड्रीम बजट में ये था कि जो टैक्स पेयर्स हैं तो उन पर सरकार भरोसा करे और जो पर्सनल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं और कस्टम ड्यूटीज हैं, इनको सरकार ने कट डाउन कर दिया। एक लंबे समय से भारत सरकार का यह सपना है कि अभी हमारे देश में क्या है पता है, टैक्सेस जो है वो काफी ज्यादा हैं, हायर हैं, उसके जो स्लैब्स है वो हायर हैं। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए कि टैक्स कम हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टैक्स पे करें, ऐसा होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन है, टैक्स ज्यादा है लेकिन कम लोग पे करते हैं। हमें चाहिए कम टैक्स और ज्यादा लोग पे करें। तो ये रिफॉर्म्स जो है ना वो आज भी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। मोदी सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका था। अरुण जेटली साहब ने कई बार इसके बारे में बात की। सरकार वाज नोइंग अबाउट दिस थिंग कि टैक्स बेस जो है ये वाइड होना चाहिए। टैक्स बेस, यहां पर कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे हों जो अभी अभी ये सारी चीजों में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा इस पर समझना है व्हाट इज टैक्स बेस, वाई वाइडर टैक्स बेस इज गुड, तो आप इन चीजों को थोड़ा गूगल करके स्टडी कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, देखिए हमने यूपीए की बात की, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एनडीए, राइट। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो पहली एनडीए की सरकार बनी 2000 में, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। दिस उसी इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट जो है उसकी वजह से आज हमारा देश जो एक ई कॉमर्स में जायंट बना है, तो उसके रूट्स जो है वो आपको यहां पर आईटी एक्ट में देखने को मिलता है। वाजपेयी सरकार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट लॉ को लेकर आई ताकि सरकारें जो हैं वो पैसे जो है वो अंधाधुंध बोरो ना करें, रिस्पॉन्सिबली बोरो करें। अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज होगा तो फिर लोग आपको पैसे नहीं देंगे। सेम थिंग गोज विद गवर्नमेंट एज वेल। तो गवर्नमेंट की रेटिंग खराब हो जाती है। तो एफआरबीएम जो है उसको वाजपेयी सरकार लेकर आई और फिर इट वाज वाजपेयी लेड कोएलिशन गवर्नमेंट जिसने जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, सरकारी कंपनी जो लॉसेस कर रही थी, तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जोर दिया। और उस समय पर पीएम ग्राम सड़क योजना, शायद आपने देखा होगा, बड़े बड़े बोर्ड्स हुआ करते थे और पीएम ग्राम सड़क योजना वाज वेरी फेमस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मनमोहन सिंह साहब की सरकार जो है यूपीए 1, दैट वाज आल्सो ए कोएलिशन गवर्नमेंट, यूपीए 2 वाज आल्सो कोएलिशन गवर्नमेंट। और जो वाजपेयी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया था उसको ही आगे लेकर गया यूपीए और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसमें तब्दील किया, एक अधिकार बन गया राइट टू एजुकेशन। लेकिन इतने सालों के बाद भी आज भी वी सी लिटरेसी जो है, मीन्स सिर्फ डिग्रीज या फिर सिर्फ स्कूल में जा रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ। सिर्फ आप पढ़ पा रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ। यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड एज वेल, कि आप उन चीजों को समझ पा रहे हैं। बेसिक सब्जेक्ट्स में कितनी वीकनेसेस है, कितनी खामियां हैं, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिल रही है। आज भी सरकारी स्कूलें आप देखिए, जब सरकारी स्कूलों के अंदर आईएएस आईपीएस के ऑफिसर्स के बच्चे, चीफ मिनिस्टर एमएलए एमपीज के बच्चे जब सरकारी स्कूल्स में पढ़ेंगे ना,
तब मान लीजिएगा कि सरकारी स्कूल्स जो हैं जहां पर होनी चाहिए वहां तक पहुंच गई है। तब तक सारी चीजें जो हैं मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बातें ही हैं, चाहे यूपी हो चाहे एनडीए हो। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एपीजे कलाम साहब ने बताया है कि जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उस पर उनको एज ही वॉज प्रेसिडेंट, तो उनको साइन करनी थी इस पर, तो वो उस पर्टिकुलर दिन बहुत जल्दी अपनी ऑफिस में पहुंच गए थे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वजह से हमारे देश में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। राइट टू फूड, कोई भी हमारे देश में भूखा नहीं सोना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पर आज भी हमारे देश में लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, तो इसका भी एक ग्रास रूट लेवल पर एक गैप हमें नजर आ रहा है। यूपीए सरकार जो है वो एमजी नरेगा को लेकर आई। एमजी नरेगा का फायदा जो है वो सबसे ज्यादा हमें जब देखने को मिला दैट वाज ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। और मनमोहन सिंह सरकार जो है इसने फ्यूल को डीरेगुलेट किया। पहले फ्यूल पर सब्सिडी मिलती थी पेट्रोल डीजल पर, तो इसको खत्म किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है इसका काम स्टार्ट किया। आधार का जो ग्रास रूट है वो स्टार्ट किया। जीएसटी जो है तो उसका जो ग्रास रूट है वो स्टार्ट किया। इसका जो काम है वो स्टार्ट किया। तो ये बड़े बड़े रिफॉर्म्स हम देखते हैं कोalition की सरकार लेकर आई है, और मेजोरिटी की सरकार जो है इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि मेजोरिटी की सरकार ही सारी चीजें कर सकती है। तो आई होप आज की डिस्कशन से आपको ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ होगा कि देखिए पार्टी कोई भी आए, एंड ऑफ द डे हम सब देश के सिटीजन हैं एंड वी हैव टू थिंक अबाउट आवर कंट्री। हमें वृक्ष की नहीं, हमें वन की चिंता करनी है। तो जो कोalition गवर्नमेंट बनेगी अगर वो चाहे तो भी बड़े रिफॉर्म्स कर सकती है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डू चेक आउट माय कोर्स लिमिटलेस लीडरशिप, इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।